हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देख रहे हैं, बिल्कुल सामने। बेटा 11th इलस्ट्रेशन चल रहा था लास्ट लेक्चर में, 5th पार्ट दिया था, हुआ? 5th पार्ट किससे नहीं हुआ हैंड रेस कर लो। मैंने 5th पार्ट दिया था होमवर्क में बेटा, जिससे भी नहीं हुआ हैंड रेस कर लो, कोई शर्म नहीं है बेटा, अगर नहीं हुआ तो मैं तो कराना ही है। 5th पार्ट नहीं हुआ तो हैंड रेस कर दो, क्या होगा उसमें, क्या परेशानी है? ठीक है बाबू, 11th इलस्ट्रेशन 5th पार्ट में कराऊंगा बिल्कुल लास्ट में आज के लेक्चर में, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं बाबू। आज हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज करेंगे ना, सब में बेटा बैंकिंग ट्रांजैक्शन का यूज करेंगे। जितनी भी जर्नल एंट्रीज करेंगे सब में बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखाई देंगी, सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू दिखाई देंगी, ठीक है जी? तो वो श्री गणेश करते हैं, आप फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन कर, ठीक है? आज मेरा एग्जाम्पल है, अभी बुक का कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप नोट डाउन करना शुरू करो। बस क्वेश्चन नोट डाउन। बाबू फटाफट से ट्रांजैक्शन नोट डाउन करो, उसके बाद फॉर्मेट बनाना शुरू करो आप। लो बच्चों, देखते हैं जरा सामने। सर मैंने बोला था जितने भी क्वेश्चन करेंगे हर ट्रांजैक्शन में बैंक का जिक्र करना है मुझे, इन्हें हम बोलते हैं प्यार से बैंकिंग ट्रांजैक्शन। वो कहता है ओपन अ करंट अकाउंट इन बैंक। अभी मैं ये नहीं बता सकता आपको करंट अकाउंट क्या होता है बेटा, बाबू ये समझ लो बिजनेस करने के लिए जिस अकाउंट की जरूरत होती है उसे करंट अकाउंट बोलते हैं, और जिस अकाउंट में हम पैसा जोड़ते हैं उसको बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट, ठीक है? बिजनेस करने के लिए जिस अकाउंट की जरूरत होती है उसे करंट अकाउंट बोलते हैं। कहता है बैंक में गए, एक करंट अकाउंट खुलवा लिया 30,000 रुपए से। अच्छा जी, तो जीरो बैलेंस तो नहीं खुलवाया, 30,000 रुपए डाले हैं ना बैंक के अंदर। मुझे बस ईमानदारी से ये बताना, कैश आ रहा है या जा रहा है? मैं गया 30,000 रुपए कैश लेकर अकाउंट खुलवाया, 30,000 उसमें जमा कर आया, कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, पक्की बात, सब सोच पा रहे हैं? बाबू कैश जब भी आता है हमेशा डेबिट, और कैश जब भी जाता है हमेशा क्रेडिट। कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहली ट्रांजैक्शन कर रहा हूं बेटा, मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है 30,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अब मान लो बेटा मैं बैंक अकाउंट ही हूं, आपका कैश जा रहा है, बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है या जा रहा है? बैंक अकाउंट में तो पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो बेटा बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। देखो पैसा आने पर या तो कैश डेबिट होता है या तो बैंक डेबिट होता है, पैसा जाने पर या तो कैश क्रेडिट होता है या तो बैंक क्रेडिट होता है। अब यहाँ कैश और बैंक क्योंकि दोनों है तो कंफ्यूज मत हो जाना, कैश तो बिजनेस से जा रहा है लेकिन बेटा बैंक बैलेंस बिजनेस में आ रहा है।
कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट, बैंक बैलेंस बिजनेस में आ रहा है तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बाबू अगर मैं आपको कहूं कि मैंने ट्रांजैक्शन दिया आपको, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 30,000, उसकी एंट्री क्या होगी? सेम, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा करा। बाबू कैश अगर बैंक में जमा करोगे कैश जा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एंट्री तो फिर भी सेम रही, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी कि अकाउंट खोलने की जो एंट्री होती है बेटा बाबू वही तो एंट्री कैश डिपॉजिट कराने की होती है, क्योंकि अकाउंट खोलते टाइम भी तो कैश ही जमा हो रहा है, कुछ अनोखा काम थोड़ी हो रहा है। मैं कहूं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैं कहूं ओपन अ करंट अकाउंट, दोनों का एंट्री सेम है, क्योंकि करंट अकाउंट बिना कैश के जमा कैसे वो खुल जाएगा, वहां पे भी तो पैसे ही जमा होंगे। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? पहली एंट्री बिल्कुल क्लियर हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इकट्ठे ही नोट डाउन करना, रुक जाओ बाबू मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको नरेशन लिखनी ही लिखनी है, मैं जगह छोड़ता जा रहा हूं। आप यही लिखोगे बीइंग ओपन अ करंट अकाउंट इन बैंक। लो जी बाबू सेकंड ट्रांजैक्शन का जिक्र करते हैं बेटा। सेकंड ट्रांजैक्शन, इसमें आप पीएचडी हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। परचेज गुड्स थ्रू चेक। प्रणित परचेज का क्या करूं, हमेशा क्या होती है? डेबिट। बाबू पैसा आ रहा है या जा रहा है? परचेज करते टाइम जा रहा है, पैसा जब भी जाता है क्या होता है? क्रेडिट होता है, या तो कैश या तो बैंक। फिलहाल बताओ ट्रांजैक्शन किसके थ्रू है? चेक के थ्रू, तो बैंक की तो क्रेडिट होगा, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी, लो प्यारे बच्चों ये तो बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन थी, मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन बाबू आप ही लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। कितनी अमाउंट थी सर? 10,000 थी। लो जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का जिक्र करते हैं, और कोई भी बच्चा बता सकता है बहुत आराम से। बाबू कहता है सोल्ड गुड्स थ्रू चेक, गुड्स बेचे चेक से, स्पष्ट भाई? वेरी गुड बाबू। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, गुड्स बेचा है सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। बाबू गुड्स बेचने से पैसा आ रहा है या जा रहा है? जब गुड्स बेचूंगा पैसा तो आ रहा है, और पैसा जब भी आता है या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। अब बाबू फिलहाल मैं गुड्स कैसे बेच रहा हूं? चेक से, तो पैसा आ ही तो रहा है, बैंक डेबिट कर दो ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो बाबू एंट्री की होगी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ईमानदारी से बताना परचेज और सेल की एंट्री किसने सोच ली थी खुद से? ठीक है बाबू ऑलमोस्ट सब सोच पा रहे होंगे परचेज और सेल, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? आगे बढ़ाएं बाबू। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अभी तक मैंने एक ही नई बात की है, सिर्फ ये, दूसरी और तीसरी बात पुरानी थी। चलो जी बाबू कहता है प्रोपराइटर विथड्रॉ अमाउंट ऑफ 2,000 फॉर पर्सनल यूज थ्रू चेक। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ड्राइंग्स की है, और बाबू करी किससे है? चेक से करी है। पीयूष भाई एंट्री क्या करोगे? वेरी गुड बाबू, पीयूष ने एंट्री बताई ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं? सही बताई बिल्कुल बाबू। ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, कुछ याद है आपको? कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। ड्राइंग्स में तो डेबिट ही होना है बाबू। बिजनेस से पैसा आ रहा है या जा रहा है? प्रोपराइटर बिजनेस से पैसा निकाल कर चला गया पर्सनल यूज के लिए, आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। पैसा जब भी जाएगा कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट? फिलहाल चेक से पैसा निकला है तो बैंक क्रेडिट, यानी कि एंट्री तो वही हुई ना, ड्राइंग्स टू बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं? प्रत्यक्ष ठीक है। चलो जी बाबू लिख रहा हूं मैं एंट्री 4th वन, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट। सर अगर आप कहोगे ये एंट्री नहीं है तो मेरे लिए तो ये भी नहीं की थी, मुझे तो ये भी पुरानी सी लग रही है, ठीक है जी। बाकी बेटा सिर्फ फर्स्ट एंट्री अभी तक नहीं थी, और अब आएगी बेटा 5th, और इसके बाद होगा अगला क्वेश्चन पूरा का पूरा नया। बस वो है सीखने वाली बात, वो सीख गए तो सब कुछ सीख गए। लो जी बेटा बाबू 5th ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन कहता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्या यहाँ पर लिखा है? पर्सनल यूज। जबरदस्ती पर्सनल यूज मत करना बाबू, बैंक अकाउंट से पैसा निकालना है बस कैश में। जब तक कुछ नहीं कहा तब तक पैसा बिजनेस में ही यूज हो रहा है,
गए अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाला और बिजनेस में निकाल के रख दिया कैश। समझदार को इशारा काफी। दोनों बातों का अलग अलग सोचना, बैंक को अलग और कैश को अलग। बेटा बैंक अकाउंट से कैश निकाल कर ले आए हो, कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? और कैश जब भी आता है क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट। बैंक बैलेंस की तरफ भी नजर घुमा लो, यहां से पैसा निकल गया बाबू, बैंक बैलेंस कम हो रहा है या आ रहा है? ज्यादा कम हो रहा है बाबू, कम हो रहा है तो समझदार हो बेटा, बैंक जा रहा है जब भी बेटा बैंक होगा क्रेडिट। कैश आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट, बैंक आएगा डेबिट, बैंक जाएगा क्रेडिट। बैंक बैलेंस आ ही तो रहा है, कर दो क्रेडिट, यानी कि एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? एंट्री करते हैं कैश टू बैंक 5000। अब एक काम करो, आपने ट्रांजैक्शन नोट की हुई है, मेरा सोल्यूशन ही देखना, करना शुरू कर दो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, आप क्वेश्चन नोट नहीं करना, आपसे सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दो। विद नरेशन लिखना, बस बीच में स्केल से लाइन मारने की कोई जरूरत नहीं है। एक जर्नल एंट्री के बाद दूसरी जर्नल एंट्री के बीच में जो लाइन होती है वो डालने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से इसको नोट डाउन करो। लो बेटा सब सामने देखना। सर मैंने कहा था कि आज सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन रहेंगी, पिछला बहुत क्वेश्चन आसान था, यहाँ बेटा बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ काफी सोचना होगा, इसलिए बेटा सब सामने देखते रहना। बाबू इनडायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के ना मैंने 3 हिस्से कर दिए हैं। ये पार्ट बिल्कुल अलग है, ये पार्ट बिल्कुल अलग है, इसमें 2 एंट्री हैं, और ये पार्ट बिल्कुल अलग है, इसमें 3 एंट्री हैं। तीनों के तीनों पार्ट बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, पर तीनों में बेटा कुछ बातें समझने वाली है, वो समझना। बाबू कहता है सोल्ड गुड्स थ्रू चेक। क्या मैंने पिछले क्वेश्चन में एंट्री नहीं करी है सोल्ड गुड्स थ्रू चेक। मेरी तरफ देखना, देखो अगर कभी आपने चेक से गुड्स बेचा है तो आप हमेशा असम्पशन लेते हो कि जिस दिन चेक आया उसी दिन बैंक में जमा भी हो गया। भाई उसने कहा चेक से गुड्स बेचा, इधर देखना मैंने गुड्स बेचा, चेक आ गया, क्या उसने कभी कहा कि बैंक बेचा क्या नहीं बेचा? नहीं कहा। हम मान लेते हैं जिस दिन चेक आ गया उसी दिन बैंक बेच भी दिया, ठीक है जी। अब यानी कि यहाँ सीधा सीधा सा मतलब है कि ये बैंक में चेक पहुंच चुका है और मेरे गुड्स बिक चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ इस दोनों में डिफरेंशिएट करना, ये दोनों पढ़ो और ये पढ़ो, बहुत फर्क है। कहता है सोल्ड गुड्स टू राम, सिर्फ गुड्स बेचा। कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन द नेक्स्ट डे, यानी कि अगर मान लो ये गुड्स मैंने 16th ऑफ मई को बेचा है
तो बाबू चेक कब रिसीव हुआ? अगले दिन हुआ, यानी कि कब हुआ? 17 को हुआ। एक बात बताओ, चेक रिसीव हुआ, ये बताया कि बैंक कब बेचा? नहीं बताया। तो जिस दिन रिसीव हुआ हम मानते हैं उसी दिन बैंक बेच दिए। अब यहां पर भी तो चेक अभी रिसीव हुआ था, जब रिसीव हुआ हम मानते हैं तभी बैंक बेच दिया। ठीक है जी, यहाँ अगले दिन रिसीव हुआ, भेजने की बात ही नहीं करेंगे, मान लेंगे उसी दिन बैंक भेज दिया जिस दिन रिसीव हुआ। अब ये पढ़ना बाबू, कहता है सोल्ड गुड्स टू राम, राम को गुड्स बेचा। कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन द नेक्स्ट डे। अच्छा जी, मान लो अगर इस 16 को भेजा है, बेचा सामान, तो 17 को चेक मिला। और बाबू बोलता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर 1 वीक। ये जो चेक है ये आपने एक हफ्ते बाद बैंक को बेचा। ऐसा हो सकता है कि नहीं कि गले में पड़ा रहेगा, याद ही नहीं रहा कि चेक भी आया था, एक हफ्ते बाद देखा, अच्छा कुछ समेट रहा था, अच्छा जी ये चेक रह गया। तो बाबू अब इस बात को ना बड़े आराम से समझने की कोशिश करो, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाह रहा हूं यहां पर आपको। सर जब भी आपको कह देना चेक रिसीव हुआ है, हमेशा जर्नल एंट्री में ना अगली 4-5 जर्नल एंट्री जरूर पढ़ो। अगर 4-5 में कहीं पर भी लिखा है ना कि चेक डिपॉजिट करा है बैंक में, अगली 4-5 जर्नल एंट्री में, तो समझ जाना वहां सिर्फ रिसीव हुआ था, जमा कब करा है, अलग डेट पे करा है। और अगर अगली 4 बार में कुछ ना हो तो समझ लेना जिस दिन रिसीव हुआ था उसी दिन बैंक में जमा हो गया। क्लियर हो रही है बात? सुन लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा आपको। बाबू ऑल्दो हम ये अजम्पशन लेते हैं जिस दिन रिसीव हुआ उसी दिन बैंक में जमा हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन की प्रायोरिटी अलग हो, क्वेश्चन कहते हैं रिसीव किसी और दिन हुआ, बैंक में जमा किसी और दिन हुआ, तो क्वेश्चन तो कह ही सकता है ना। तो हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी चेक रिसीव की बात होगी किसी भी जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में, मैं अगली 4-5 जर्नल एंट्री जरूर पढ़ूंगा, ये देखने के लिए कि बैंक में किसी और डेट पे तो जमा नहीं हुआ। अगर उन 4-5 एंट्री में कुछ ना हुआ तो मैं समझ जाऊंगा जिस दिन रिसीव हुआ उसी दिन बैंक पहुंच गया। क्लियर है बात? अब मैं तीनों केस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तीनों में जर्नल एंट्रीज अलग अलग है, बहुत अलग अलग है। आराम से सुनना, आप समझ लो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू राम थ्रू चेक, ऐसे लिखा हुआ है सर, सोल्ड गुड्स टू राम थ्रू चेक, चेक से बेचा। बताओ क्या करना चाहिए? सेल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट, सेल को कर दो क्रेडिट। पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है जा रहा है? सामान बेचा, पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है, चेक से आ रहा है। किसको डेबिट करूं? कैश को, बैंक को? यानी कि एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी दो? क्लियर है बात? अच्छा क्या मैंने यहाँ पे अजम्पशन ले ली कि चेक से गुड्स बेचा है, चेक आ भी गया और बैंक में जमा भी हो गया? देखो रौनक भाई प्लीज सामने देख लो, गड़बड़ ना कर देना, अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, 1 मिनट के लिए सब सामने देखना, मैं इस एंट्री को थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करना चाह रहा हूं। लो बेटा बाबू लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स थ्रू चेक, यानी कि बाबू आप खुद भी समझो इस चीज को कि मैंने चेक के थ्रू गुड्स तो बेचा ही बेचा, चेक आज आ भी गया और चेक बैंक में जमा भी हो गया। बैंक में जमा हो गया, मैंने ये अजम्पशन ली, तभी तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, तभी तो मान के चल रहा हूं चेक दे भी गया रहा हूं, मैं बैंक में पहुंचा भी आया, बैंक ने बैलेंस भी बढ़ा दिया, तभी तो बैंक को डेबिट कर रहा हूं कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कुछ नहीं कह रहा तब भी मैं अजम्पशन ले रहा हूं, चेक के थ्रू सामान बेचा, चेक आ भी क्या मान लिया मैंने, और चेक बैंक में जमा भी हो गया और बैंक ने बैलेंस भी बढ़ा दिया, सब कुछ मेरी अजम्पशन है। कुछ नहीं कहेगा तो यही अजम्पशन है, सोल्ड गुड्स थ्रू चेक, हाँ जी बिल्कुल आ भी गया होगा, जमा भी हो गया होगा। आओ जी बाबू, लेकिन कहता है इस बार सोल्ड गुड्स टू राम, बस राम को गुड्स बेचा, समझदार को इशारा काफी, बहुत बार एंट्री कर ली, एंट्री क्या होनी चाहिए? राम टू सेल्स। ठीक है जी बाबू, मैंने एंट्री कर दी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कि राम को बस सामान बेचा, दैट्स इट, कुछ नहीं किया, 1 लाख रुपए। मेरी तरफ देखना बाबू, कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन द नेक्स्ट डे, बाबू अगले दिन राम से चेक आ गया। सर अगर मैंने आगे जर्नल एंट्री पढ़ी तो देखा कहीं कुछ नहीं लिखा था, तो जिस दिन आ गया वो उसी दिन बैंक में जमा हो गया होगा। बाबू अगले दिन राम से चेक आया और मैंने बैंक में जमा करा दिया, बैंक में जमा कराने वाली मेरी असम्पशन है क्योंकि अगली 4-5 मैंने एंट्री पढ़ी, मान लो कुछ नहीं लिखा था उसके अंदर, तो जिस दिन रिसीव हुआ उसी दिन बैंक में जमा हो गया। मेरी तरफ देखना, सर राम से चेक आया, अभी तक मैंने राम को डेटर बनाया हुआ है कि तुझसे लाख रुपए लेने, कहता उसने चेक दे दिया, बाबू चेक दे दिया, उसका हिसाब किताब खत्म करूं, जितना डेबिट कर रखा है अगर बुक्स में उतना ही क्रेडिट कर दो तो राम मेरी बुक से आओ,
हाँ जी सर, चेक आ गया, मेरी अजम्पशन है बैंक में जमा भी हो गया, मेरी अजम्पशन है बैंक ने बैलेंस भी उड़ा दिया। पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब भी पैसा आता है डेबिट होता है, या तो कैश या तो बैंक। फिलहाल किस में जा रहा है पैसा? बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बाबू मैंने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। सर पहली ट्रांजैक्शन देखो और इस ट्रांजैक्शन को देखो, कितना अंतर है। राम को घूस बेचा चेक से, सीधा सीधा पैसा आ गया, राम का कहीं नाम ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। राम को एक दिन गुड्स बेचा और अगले दिन चेक आया, कितना फर्क पड़ गया? एक दिन गुड्स बेचने और अगले दिन चेक में आने में। सेम डे आ जाता तो एंट्री ये होती, अगले दिन आया तो बाबू एंट्री बिल्कुल बदलती, कोई दिक्कत तो नहीं। और तीसरी बात में बहुत फर्क आ जाएगा। बाबू कहता है सोल्ड गुड्स टू राम 1,20,000, एंट्री बताओ फटाफट से। राम टू सेल्स 1,20,000। लो जी, तीसरी ट्रांजैक्शन शुरू कर रहा हूं, मतलब तीसरा केस मेरे हिसाब से। राम टू सेल्स मैंने एंट्री कर दी बेटा 1,20,000 रुपए से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू आगे बढ़ाते हैं। कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन द नेक्स्ट डे, और मैंने अगली 4-5 ट्रांजैक्शन पढ़ दी। उसके बाद लिखा हुआ है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर 1 वीक। तो मुझे समझ में आ गई सारी की सारी कहानी कि यहां सिर्फ चेक रिसीव हुआ है, बैंक नहीं पहुंचा अभी तक। बैंक तो 1 हफ्ते बाद देने पहुंचा है। अगर मैं बच्चों से पूछूं बच्चों आप एंट्री बता दो, तो ज्यादातर बच्चे मुझे पहली बार में गलत एंट्री बताते हैं। बच्चे मेरे को कहते हैं भैया लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। मैं लेकिन हमेशा उनसे क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर इस सिचुएशन में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां लिख दूं ये एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, सर चेक आया मेरे गले में पड़ा हुआ है, जब बैंक गया ही नहीं तो मेरा बैलेंस कैसे बढ़ गया बैंक का, मुझे ये तो बताओ। आप तो कह रहे हो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, सिचुएशन समझ में आ रही है? चेक तो मेरे पास आया है, मेरी जेब में पड़ा है, जब बैंक में पहुंचे नहीं बैंक ने बैलेंस कैसे बढ़ा दिया होगा? बैंक ने बढ़ाया होगा बैलेंस, ईमानदारी से बताना, क्या बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए यहां? बाबू फर्क समझो इस एंट्री और इस एंट्री में। यहां लिखा हुआ था चेक रिसीव हुआ राम से ऑन द नेक्स्ट डे, और मैंने जर्नल एंट्री का पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया, अगली किसी एंट्री में लिखा था कि डिपॉजिट की, तो जिस दिन रिसीव हुआ उसी दिन मैंने मान लिया डिपॉजिट हुआ। अगर बैंक में पहुंच गए तो बैलेंस बढ़ा दो, तो मैंने यहाँ सीधा बैलेंस बढ़ा दिया था। पर यहाँ कहानी डिफरेंट है, यहाँ चेक रिसीव हुआ और 4 एंट्री के बाद लिखा हुआ है 1 हफ्ते बाद बैंक में जमा हुआ, तो यानी कि यहाँ सिर्फ रिसीव हुआ ना, बैंक गया तो नहीं। जब गया ही नहीं तो बैंक का बैलेंस बढ़ा कैसे? क्या बैंक का बैलेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, मानते हो? तो बाबू मैं क्या कर रहा हूं, बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं कर रहा। हाँ वो बात अलग है कि राम का तो हिसाब किताब नहीं बढ़ेगा, राम से 1,20,000 देने थे, अगर वो चेक देकर चला गया है, भिजवाया तो मैंने नहीं है, उसका तो हिसाब किताब नहीं बढ़ेगा, तो मैंने राम को बुक से खत्म कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? राम को तो सही खत्म करा मैंने बुक से। डेबिट किसको करो बेटा? इस केस में बेटा आप डेबिट करते हो, एक नया वर्ड है आपने कभी नहीं सुना होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कि चेक अभी आपके पास है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और बाबू अगले दिन जब बैंक मतलब 1 हफ्ते के बाद जब बैंक भिजवा दिया तो क्या एंट्री कर लो, सुनना ये भी सुनो, अंश भाई सामने देखते हो। बाबू 1 हफ्ते के बाद जब इसको बैंक भिजवा दिया तो क्या किया? अच्छा अब बताओ, अब बैंक बैलेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जब बैंक भिजवा दिया अब तो बढ़ गया, पैसा आ रहा है। पैसा जब भी आता है बेटा या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कोई समझदार व्यक्ति आंसर करे क्रेडिट किसको करना है? अरे बहुत बढ़िया यार, 4 या 5 बच्चों ने बोला चेक इन हैंड। समझदार को इशारा काफी। क्यों चेक इन हैंड? भाई मैंने चेक इन हैंड को डेबिट किया हुआ कि मेरे पास है, मेरे पास है। अगर अब मेरे पास से चला गया है तो बाबू इसको तो बुक से खत्म करो, या मेरे पास कहां है? क्लियर है बात? अब तो मेरे पास से चला गया, मेरे पास रहा कहां वो? तो बाबू अगर कोई चीज बुक से खत्म करनी है, समझदार को इशारा काफी, बेटा जितनी अमाउंट से डेबिट है ना उतने से क्रेडिट कर दो, बुक से बिल्कुल आउट हो जाएगी। क्लियर है बात? तो बाबू मैंने चेक इन हैंड अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। फटाफट से बताओ, इतनी बात और कोई दिक्कत? सर
मुझे बताओ अगर मुझे कुछ रिपीट करना है, इनमें से कुछ बोलना है तो दोबारा। सोल्ड गुड्स थ्रू चेक, कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में आगे दूर दूर तक। आज ही बेचा, आज ही चेक आया, आज ही बैंक गया, आज ही बैंक बैलेंस बढ़ गया, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर राम को गुड्स बेचा, अगले दिन चेक आया, दो दो तक इसके बाद कुछ नहीं लिखा, मतलब जिस दिन चेक आया उसी दिन बैंक में जमा हो गया। राम टू सेल्स, बैंक टू राम। सर राम को गुड्स बेचा, अगले दिन चेक आया, एक हफ्ते बाद बैंक में जमा हुआ। ये मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, 4-5 एंट्री के बाद लिखा था। सर राम टू सेल्स, सर चेक आने की एंट्री, बैंक में जमा नहीं हुआ, पर चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू राम, और बाबू जिस दिन बैंक में जमा हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है जी। अब बाबू पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर सॉल्यूशन, और बेटा थोड़ा फेयरली नोट डाउन करना। मैं बच्चों को देखता हूँ सिर्फ सॉल्यूशन नोट डाउन करेंगे, बेटा रिवाइज कैसे करोगे पेपर के टाइम पर, क्वेश्चन तो होगा ही तुम्हारे पास। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो फिर सॉल्यूशन। बाबू सिर्फ प्रॉब्लम लेकर वाइंड अप करना है 11th का 5th पार्ट। बेटा ढंग से पढ़ना 5th पार्ट, मैंने कल 4th कराया था, ये 4th से भी थोड़ा सा चेंज है अगर आप समझ पाए तो। बाबू 20th मार्च कहते हैं सोल्ड गुड्स टू सुधा 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% CD इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 days। बाबू सुधा को 1 लाख का सामान बेचा, लेकिन 1 लाख सिर्फ MRP है, 20% TD भी दी। कहता है उसे कह दिया 10% कैश डिस्काउंट दे देंगे अगर अगले 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देंगे। ठीक है जी। बाबू शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन March 26। कहता है उसने आधा अमाउंट दे दिया 26 मार्च को। क्या 10 दिन के अंदर अंदर दे दिया? हाँ जी, जो चीज 10 दिन के अंदर दे दी, क्या उस पर हमने कहा था हम CD देंगे, तो दे देंगे CD। बाबू कहता है 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 31 मार्च। जो भी रिमाइंडर बचा उसका 30% वैसा उसने और दिया, लेकिन वो 31 मार्च को दिया। बेटा देखना चाह रहा, क्या 10 दिन निकल गए थे 30 मार्च को? क्या इस पे CD देंगे, इस अमाउंट पे CD नहीं देंगे। ठीक है, इतनी बात क्वेश्चन पढ़ते हुए सोच लो, कैलकुलेशन नहीं सोची जाएगी मुझे भी पता है, लेकिन इतनी बात क्वेश्चन पढ़ते हुए सोच लो कि सामान बेचा 1 लाख MRP का, 20 TD है, यानी कि 80,000 रुपए का सामान बेचा। ये भी बोल दिया कि CD दे देंगे अगर 10 दिन के अंदर अंदर पैसे आ गए। 6 दिन के अंदर कुछ पैसे आए और कुछ पैसे 11वें दिन आए। 11वें दिन पे तो CD नहीं देनी, जो 6 दिन के अंदर आए वो 10 दिन के अंदर आ गए, उस पर देनी है CD। आओ सोचते हैं। बाबू सबसे पहले 20 मार्च को क्या हुआ होगा ये समझो। 1 लाख का सामान बेचा, 20% TD है बाबू, यानी कि ना तो MRP रिकॉर्ड होगा ना ही TD। आपने सामान बेचा 80,000 रुपए का। आज कैश डिस्काउंट मत लगा देना। एक बार बताओ, 20 मार्च को पता होगा 26 मार्च को उसने पैसे देने, 20 मार्च को अकाउंट्स बना रहे हो तो क्या करोगे, सेल की तो एंट्री डाल दोगे खाली। ठीक है, तो बाबू सुधा को सामान बेचा है, सेल्स हमेशा क्रेडिट और बाबू डेटर हमेशा डेबिट। सुधा डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए, 80,000 रुपए का सामान बेचा। 26 मार्च को कहता है 50% अमाउंट आ गई। बाबू 80,000 रुपए लेने थे, 50% आ गया, 40 आ गया। क्या 40 लिया होगा मैंने उससे? नहीं, हमने कहा था 10% CD दे देंगे अगर पैसे 10 दिन के अंदर अंदर आ गए। पढ़ लो, 10% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 days। तो बाबू क्या ये 10 दिन के अंदर अंदर आ गए? दिखाई दे रहा है बेटा, 6 दिन में पैसे आ गए। 10% दे दो CD, यानी कि बेटा 4,000 रुपए की CD भी दे दी होगी, यानी कि जो एक्चुअली में पैसे मिले होंगे वो कितने मिले होंगे? सुधा से 36,000 पैसे आए। जब भी पैसे आते हैं क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट। बाबू डिस्काउंट दिया आपने 4,000 रुपए की, नुकसान खा लिया, सारे नुकसान डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बाबू सुधा से पैसे आए, सुधा को मैंने डेटर बना रखा है, अगर उसने पैसे दे दिए तो बुक से उसको कम करो 40,000 रुपए से। 40,000 रुपए सुधा से आए हैं तो दिक्कत तो नहीं। बाबू 31 मार्च को क्या हुआ, कहता है 30% ऑफ द रिमाइंडर भी आ गया। सर यहां से 10 दिन तो हो चुके हैं ना, पर CD तो नहीं मिलेगी, 30 मार्च तक दे देते, 31 को तो नहीं देंगे, 11वां दिन चढ़ गया।
बाबू रिमाइंडर था कितना बैलेंस भाई, 80 में से 50% तो वैसे आ ही गए थे, रिमाइंडर भी बेटा 50% ही था, मतलब 40,000 था बाबू। इससे इसका 30% पैसे आए हैं रिमाइंडर का बाबू, यानी कि 12,000 रुपए आए हैं 16 से। देख लो एक बार फिर भी, 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 31st ऑफ मार्च, ठीक है जी बाबू। 12,000 रुपए आए हैं। पैसे जब भी आते हैं बेटा कैश अकाउंट डेबिट, इस बार डिस्काउंट ना दे देना, ठीक है ना जी बाबू। पैसे जिससे आए हैं सुधा कर दो क्रेडिट, कितने रुपए, 12,000 रुपए। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 इज द होमवर्क। बाय बाय।